We are aiming for a developed country status by 2047. Government is preparing to release Vision India 2047 document in upcoming month. We are aiming to make India a $30 trillion economy by 2047 with per capita income of $18,000 to $20,000. With this vision plan, India want to ensure that country does not slip into the middle income trap. In this context, today we will analyze what is middle income trap and what are the parameters on which country called as a developed nation, as well as what are the challenges and opportunities for India to make a developed nation by 2047. Based on economic criteria or determinants, gross national income per capita, World Bank divided countries into low income countries to high income countries. So low income countries वो कंट्रीज़ होती हैं जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा $1085 या इससे कम होती है. फॉर एग्जांपल सोमालिया, अफ़गानिस्तान. नेक्स्ट इज़ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, वो कंट्री जिनकी ग्रोस नेशनल पर कैपिटा इनकम 1085 के से 4255 के बीच होती है. इसका एग्जांपल इंडिया है जिसकी $2170 पर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा है, जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री के ग्रुप में आती है. नेक्स्ट इज अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, वो कंट्री जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 4255 टू 13,205 के बीच में लाई करती है. फॉर एग्जांपल ब्राज़ील आ जाता है, रशिया एंड चाइना, जिसकी पर कैपिटा ग्रोस नेशनल पर कैपिटा है $11,890. लास्ट इज हाई इनकम कंट्रीज जिनकी ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा अबव 13,000 से अबव होती है. फॉर एग्जांपल नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, यूएस है जिसकी 70,000 के अप्रोक्सीमेटली है. तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम से हम बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, या कुछ और भी पैरामीटर्स की नीड होती है. तो अलॉन्ग विद इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, अदर फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू कॉल्ड अ पर्टिकुलर नेशन आ डेवलप्ड नेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाई इनकम, जो कि हमने अभी ऊपर देखा कि अबाउट $13,000 से ऊपर अगर होती है तो वो कंट्री एक हाई इनकम कंट्री में आ जाती है, तो हम उसको डेवलप्ड कह सकते हैं. सेकेंड इज एडवांस टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ विच, जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज इशू है तो यहाँ पे हमें क्लीन टेक्नोलॉजी की नीड है. ये सब जैसे डेवलप्ड नेशंस के पास होती हैं, तो एक डेवलप्ड नेशन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कुछ होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है. इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका रोबस्ट होना चाहिए. और इसके अलावा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू रेल, रोड, जहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम डाउन हो जाए. जैसे कि यूएस में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 6 to 8% है, लेकिन इंडिया की जो अभी फ़िलहाल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 15% के बीच में रहती है. तो अगर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो विदाउट वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो कीमत होती है वो ऑटोमेटिकली ऐसे इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि उसमें उस गुड के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है. सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि कोई नेशन है उसको हम डेवलप्ड कहेंगे अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर का डोमिनेंस है, तो वहाँ पे ज़्यादातर सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल यूएस है, यूके है, यहाँ पे सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस, गुड सोशल इंडिकेटर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन फ्री हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं एक मिनिमम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो सिटीजन्स का, और हेल्थ फैसिलिटीज़ एसेसिबल हों, अफोर्डेबल हों, तब हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलप्ड है.
गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, वहाँ पे फॉरेस्टेशन अच्छा हो, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हों वो एनर्जी एफिशिएंट हों। अब हम कुछ व्यूज़ पढ़ते हैं। व्यूज़ सम नोबल लॉरेट्स जो होते हैं और इकोनॉमिक्स होते हैं उनके कुछ व्यू हैं, जैसे कि जोसेफ स्टिग्लिट्स हैं। तो उनका कहना है कि डेवलपमेंट, ये आप ना डेफिनेशन एज इट इज़ यूज़ कर लेना। कभी बात आती है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, तो आप इसके नेम से स्टार्ट करके, जोसेफ स्टिग्लिट्स के नेम से स्टार्ट करके आप डेवलपमेंट बता सकते हो कि डेवलपमेंट क्या होती है। तो इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट वो होती है जब एनहांसमेंट होता है 4 फोल्ड कैपिटल स्ट्रोक्स का। ये कैपिटल्स क्या हैं? पहली है एनहांसमेंट ऑफ मटेरियल गुड्स, मटेरियलिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल लेवल से देखें तो हमारे पास पहले तो पैसा ही होना चाहिए, तभी हम कुछ अपने एजुकेशन में या हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो जीडीपी इज़ ऑल्सो नेसेसरी, तो वन ऑफ द फैक्टर इज़ हाई जीडीपी ग्रोथ तो होनी चाहिए मटेरियल गुड्स। सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो रियल वेल्थ होते हैं नेशन के, क्योंकि ये एक वर्चुअस साइकिल है। देखिए हाई ह्यूमन कैपिटल अगर किसी के पास होगी, फॉर एग्जांपल बेटर हेल्थ फैसिलिटी है उसके पास, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छे कॉलेज या स्कूल से पढ़ा है, तो उस पर्सन के पास गुड कैपेबिलिटीज़ होंगी इन टर्म्स ऑफ के वो अपनी स्किल्स एनहांस कर सकेगा, और हेल्थ फैसिलिटीज़ उसके पास होंगी तो हेल्थ उसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो गुड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, देन गुड अपॉर्चुनिटी उसको मिलती हैं इन लेबर मार्केट के अंदर, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसको हाई इनकम भी एज़ पर इट्स उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको हाई इनकम भी प्रोवाइड की जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये फिर हाई ह्यूमन कैपिटल को ऑटोमेटिकली इस फेज में आ जाता है। तो ये एक लूप होता है जो कि वर्चुअस साइकिल है रिलेटेड टू गुड ह्यूमन कैपिटल। तो वन ऑफ द थिंग इज कि वो कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल में भी एनहांस होना चाहिए, देन ओनली हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है। थर्ड इज नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल क्या होती है कि सोयल पोल्यूशन ना हो, ठीक है, और इसके अलावा एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो, एनवायरमेंट में ही सोयल आ जाता है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन ना हो। तो इस तरीके से एग्जांपल है दिल्ली, तो दिल्ली जो है यहाँ पे अपना अच्छा ये गैस चैम्बर बनती जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरल कैपिटल का एनहांस होना, फॉरेस्टेशन का होना, ये सब कुछ भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि बाकी और कैपिटल्स भी हैं जो हमने ऊपर पढ़ी। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल के अंदर आ जाता है कि जो ब्रदरहुड हो, सोशल हार्मनी हो लोगों के अंदर, तो ये भी उतनी ज़रूरी होती है। कहीं पे भी जहाँ पे सोशल हार्मनी होती है नहीं होती है, एग्जांपल हम देख रहे हैं जैसे कि इजराइल गाज़ा की जो वॉर चल रही है, ये वाली, इसमें सोशल कैपिटल नहीं हो पाती है, सोशल हार्मनी नहीं है, तो आप उस चीज़ को डेवलपमेंट नहीं कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू जोसेफ स्टिग्लिट्स 4 फोल्ड कैपिटल स्ट्रोक में एनहांस होना ही डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर दुफ्लो। तो ये नोबल लॉरेट भी हैं और इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका कहना है कि जीडीपी इज़ अ मीन नॉट एन एंड। तो इसका क्या मतलब है कि जीडीपी उनके हिसाब से एक मीन है कि वो सोशल कैपिटल एनहांस करने का या नेचुरल कैपिटल का, वो अपने आप में एंड नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जीडीपी एनहांस करके जीडीपी को मैं टारगेट बना दूं कि मुझे इतनी जीडीपी पहुंचानी है तभी जो है एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलप्ड कहलाती है। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि जीडीपी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट वहाँ भी होना उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जीडीपी उनके लिए एक मीन है, अपने आप में एंड नहीं है कि हम इसी को ही टारगेट बना के आगे चलें। जैसे कि भूटान है, तो भूटान का जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे ज़्यादा ध्यान होता है कि हैप्पीनेस लेकर आना, उनके लिए जीडीपी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जीडीपी पर ही ध्यान दे। एग्जाम्पल के लिए चाइना की केस स्टडी को देखते हैं हम। चाइना जो है वो हैविंग गुड जीडीपी नंबर, उनका बहुत अच्छा जीडीपी नंबर है, इवन ग्रोज मोर देन 7% कॉन्टिन्यूसली। पिछले 2 से 3 डिकेड्स के अंदर
चाइना ने 7% कॉन्टिन्यूसली ग्रो किया है, मतलब एक ही पेस पे वो ग्रो करे जा रहा है 7%। ठीक है, और ये ऐसी कोई कंट्री नहीं है कंट्री नहीं हुई है जिसने इस तरीके से ग्रो किया हो कॉन्टिन्यूसली में, तो इतना किसी ने अचीव नहीं किया। तो पर फिर भी आप खुद भी सोच पा रहे होंगे कि लगता है कि आपको चाइना एक डेवलप्ड नेशन कहलाने का क्राइटेरिया रखती है, क्योंकि चाइना में ना कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर हम देखें वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वो डेवलप्ड नेशन नहीं कहला सकती, क्योंकि और भी क्राइटेरिया हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पॉलिटिकल में देखें तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें मार्केट वाइज देखें, इकोनॉमिक में देखें तो मार्केट में नॉन मार्केट कंट्री है, और ओवरऑल जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो हमेशा चाइना को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहती है। नॉन डेमोक्रेटिक, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हम कई बार देखते हैं कि जैसे कोविड का डाटा रिलीज़ नहीं करा उन्होंने, प्रेस फ्रीडम नहीं है इतना। मार्केट में नॉन मार्केट इकोनॉमी कैसी है कि उनकी जो ज़्यादातर जो मार्केट का कंट्रोल है वो पॉलिटिकल ही कंट्रोल किया जाता है, लाइक पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस बहुत है। एग्जाम्पल है जैसे अलीबाबा वाला जो केस था, वो भी एक एग्जाम्पल बन जाता है कि वहाँ पे नॉन मार्केट इकोनॉमी है। सो डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू कॉल्ड a particular nation a developed nation, but on the other hand there is no doubt that एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है चाइना का कि चाइना ने डाटा रिलीज़ किया, वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि 2021 तक चाइना ने जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ड्रास्टिकली कम डाउन किया है चाइना के अंदर। तो ये बिकॉज ऑफ के उन्होंने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है 7% की 2-3 डिकेड्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, दैट्स वाई के वो इतनी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ड्रास्टिकली कम डाउन कर पाया है। तो जीडीपी इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर बट इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। आगे हम बात करते हैं कि इंडिया की सो फार अभी तक की क्या इतनी अचीवमेंट रही हैं जिससे हम अपने विज़न प्लान को भी बढ़ा सकते हैं और क्या हमने अभी तक किया है। तो जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो 1950s के टाइम पे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो $30 बिलियन की हमारी जीडीपी थी, लेकिन उससे हमने अपने लिबरल इकोनॉमी लेके स्टेप्स लेके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अपनी पहुंच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी में 1.1% था इन 1991, लेकिन 2023 के अंदर 3.5% हो गया है। तो ये हमने कितना इंक्रीज़ किया है, हमने लगभग ट्रिपल इंक्रीज़ कर लिया है अपना शेयर इन ग्लोबल जीडीपी के अंदर। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू कंटेक्स्ट इन इंडियन कंटेक्स्ट। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 1950s में 265 रुपीज़ होती थी, लेकिन अभी 2021 के अंदर 1,28,829 पर कैपिटा इनकम है। फूड ग्रेन की बात करें तो हमने ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया है अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जैसे कि 51 मिलियन मेट्रिक टन था 1950s में और अभी 316 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। इवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं राइस का एक्सपोर्ट है हमारा $9.6 बिलियन का हमारा राइस का एक्सपोर्ट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिटरेसी की बात करें तो 1950s में सिर्फ 18% पॉपुलेशन हमारी लिटरेट थी, नाउ 78% ओवरऑल पॉपुलेशन जो है हमारी लिटरेट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लीज़ एक बार यहाँ ध्यान दे लें, ये 1970s का डाटा है, तो उस टाइम पे 50 थी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन 2021 के अंदर 67 हो गई है। 2018 के अंदर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 69 थी, बट 67 इसलिए हो गई थी 2021 में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक के कारण। अपार्ट फ्रॉम अचीवमेंट डाटा हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि हमने कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स लेके इन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या पॉलिसी बेस्ड रिफॉर्म, जीएसटी, ये सब कुछ लेके हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसको हमने सरपास किया है रिसेंटली, हमने यूके को सरपास करके हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं।
और सपना हम देख रहे हैं अब इन अपकमिंग ईयर्स के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं और बाय 2047 हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं। तो दिस इज एस्पेक्ट के हम ये सोच सकते हैं। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, और हमारा ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि हमने एक न्यूक्लियर पावर को मिसयूज़ किया हो कहीं पे भी। ये भी केस हमारा यूएनएससी की सीट के लिए भी बनाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज जो है इंडिया जो है अपने मिशन लॉन्च कर रहा है खुद के बनाए हुए, जैसे कि आदित्य L1 है, गगनयान मिशन है, जो कि अभी हाल फिलहाल में हमने जो क्रू को भेजने वाला जो सिस्टम डेवलप किया, तो गगनयान मिशन है, उसकी लॉन्च की हम तैयारी कर रहे हैं। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की हम 2047 तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा चंद्रयान 3 पे जो हमने मून पे जो सॉफ्ट लैंडिंग करी है, ठीक है, तो ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस को दिखाता है। सर्विस सेक्टर प्रोग्रेस, तो आज जो है हमारी 55% जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आती है, ठीक है। लेकिन और इसके साथ ही हम जो आईटी का वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आईटी सेक्टर के अंदर, जो कि इस आर्टिकल में भी लिखा है। देखो ये लिखा है वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ये पॉपुलेशन एंड यूथफुल डेमोक्रेसी नेक्स्ट इज, यहाँ पे क्या है, देखो अपना जो है सब जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन अब इंडिया में रिसाइड करती है। तो और दूसरा यूथफुल डेमोक्रेसी है। यूथफुल डेमोक्रेसी एग्जाम्पल क्या है इसका, कि हमारी जो मीडियन एज है वो आज 28.5 है, इतनी है, जहाँ पे बाकी सभी कंट्री ओल्ड एज की प्रॉब्लम से लगभग लगा लो कि जूझ रही हैं। एग्जाम्पल जैसे जापान है, जापान में यूथफुल पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ की जो मीडियन एज पॉपुलेशन है वो उसका ईयर है 48। यूएस जो है उसका है 38.5 और चाइना का सेम टाइम क्या है 38.5, सेम इनका है। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ओल्डर होती जा रही है और इंडिया एक यूथफुल डेमोक्रेसी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो पीएम ने भी इन पास्ट ये कहा था कि 3 जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हैं इंडिया के वो हैं, फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी, हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दिस इज़ नो डाउट। वन इज़ डेमोक्रेसी, सेकेंड इज़ डेमोग्राफी, जो कि अभी हमने देखा कि डेमोग्राफी हमारे पास मीडियन एज जो है यूथफुल स्टेज है, और थर्ड है हमारे पास डिमांड, पॉपुलेशन होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें हम इंडिया को एक सिग्निफिकेंट एक यूनिक एस्पेक्ट आज की डेट में खड़ा करते हैं और हम सपना देख सकते हैं कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बना पाएंगे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैन वी बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। सो देर आर फ्यू चैलेंजेस अहेड ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं रोकेंगे डेवलप्ड कंट्री बनाने में और मिडिल इनकम ट्रैप में कहीं ना फंस ना जाए। तो हम कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। फर्स्ट इज पोवर्टी। SC recently said that after 75 years of independence, still more than 25% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस वजह से अभी भी एक जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो आज रियलिटी है हमारी इंडिया की। तो जब तक एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कम डाउन नहीं कर देते हैं तो इट पोजेज अ रियल चैलेंज टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस के जैसे कि अभी कोविड आया तो 5.6 करोड़ पीपल जो हैं, ये UNDP का डाटा है, तो 5.6 करोड़ पीपल स्टिल जो हैं वो पुश्ड हो गए थे पॉवर्टी के इन पॉवर्टी ड्यू टू कोविड। ये तो सिर्फ एब्सोल्यूट डाटा है। इसके अलावा पॉवर्टी सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं होती, काफ़ी सारी फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल विमेन जो हैं उनको पीरियड पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एक इशू है। दूसरा है एनर्जी पॉवर्टी भी आज देख पा रहे हैं। एनर्जी पॉवर्टी मतलब एसेसिबिलिटी ना होना एनर्जी की, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल एनर्जी का ना होना। और इसके अलावा विमेन की बात करें पॉवर्टी के अंदर तो विमेन भी जो हैं वो
हेल्थ प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं परेशान हैं या जूझ रही हैं। फॉर एग्जांपल 50% जो विमेन हैं इकोनॉमिक सर्वे को अकॉर्डिंग वो एनेमिक हैं। देखो अगर विमेन एनेमिक होंगी, एनर्जी पीरियड पॉवर्टी होगी, ये सारी पॉवर्टी होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिमेन रहेगी, वो वहीं पे रहेगी, उसका कम डाउन नहीं हो सकती वो। तो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज बिफोर इंडिया। सेकेंड इज इनइक्वालिटी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बताती है कि टॉप 10% इंडियंस, टॉप 10% जो इंडियंस हैं वो जो हैं 22 टाइम्स वेल्दियर हैं देन बॉटम 50%। इतने 22 टाइम्स वेल्दियर हैं देन बॉटम 50% इन लोगों से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। और एक ये SDG गोल भी हमारा इससे रिलेटेड है, जीरो हंगर से रिलेटेड है। जब तक इनइक्वालिटी पॉवर्टी कम नहीं होगी तब तक हम SDG 2 को भी अचीव नहीं कर सकते। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लो सोशल इंडिकेटर्स। तो इसमें क्या आता है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके अंदर स्पेशली जो आता है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर लो या सोशल इंडिकेटर्स की बात कर लो, तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं अगर मिलाएं तो। एक हेल्थ आती है और दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन तो एजुकेशन के अंदर एग्जाम्पल क्या है इसका, एसर जो एक रिपोर्ट है जो प्रथम NGO निकालता है, एसर की रिपोर्ट बताती है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल जो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, क्लास का स्टूडेंट है, वो अनेबल है टू रीड एंड राइट करना 2nd क्लास स्टैंडर्ड का टेक्स्ट, और उनकी जो लर्निंग होती है उसको रीड नहीं कर सकता 5th क्लास का बच्चा। ठीक है। हेल्थ की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो इंडिया के अंदर 48% है, और इवन यूपी के अंदर बात करें तो इट इज़ 71%। तो हेल्थ की एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ पे ग्लोबल जो है, ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 है, वहाँ पे इंडिया की 67 है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होना ज़रूरी है ताकि एक रोबस्ट हम वर्कफोर्स तैयार कर सकें, स्किल्ड वर्कफोर्स हो और डिजीज़ फ्री वर्कफोर्स हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्योरिटी चैलेंज। देखो जब तक एक पर्टिकुलर कंट्री कहीं ना कहीं उसके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तब तक वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगी, और कुछ हॉस्टाइल नेशन की वजह से भी इंडिया जो है इनसिक्योर फील करती है। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम कि ये हमारे पास परेशानी है 2.5 फ्रंट वॉर की। ये देखो क्या होती है, ये इस तरफ है चाइना और इस तरफ है पाकिस्तान, तो ये हो गया हमारा 2 फ्रंट वॉर। और ये जो है ये हमारा है इंटरनल सिक्योरिटी, ये है रेड कॉरिडोर। तो ये हमारा है ओवरऑल, ये आ गया हमारा। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि 2.5 फ्रंट वॉर का मतलब है इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो एक्सटर्नल में पाकिस्तान है, चाइना है, और इंटरनल के अंदर हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ये आ गया। तो देखो पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से हम सबको पता है कि पाकिस्तान से इलीगल ड्रग्स आती हैं, पाकिस्तान से टेररिज्म आता है। अभी जम्मू कश्मीर में जैसे कि एक मजदूर को मारा, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने, तो पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फिल्ट्रेशन की। और चाइना जो है वहाँ से, क्योंकि जो बाउंड्री है वो क्लियरली डीमार्केट नहीं है, तो इस तरह के इवेंट होते रहते हैं, जैसे कि इंसर्केशन जो है वो चाइना की तरफ से होता रहता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम हैं, तो जिससे जो है इंडिया की जब तक ये हम रोबस्ट सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं होगी तब तक वी कांट से कि वी आर अ डेवलप्ड नेशन। और इवन जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी ये इधर से लैंड सिक्योरिटी है, ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम देखें तो 1960s के अंदर लो इनकम कंट्रीज़
के ग्रुप में इंडिया आता था, लो इनकम कंट्री कहलाता था इंडिया। लेकिन विद वेरियस रिफॉर्म्स वी हैव टेकन सो फार, तो 2008 में इंडिया बिकम अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, जो कि हमने ऊपर ब्रैकेट में भी देखा था कि हमारी कितना डॉलर पर कैपिटा जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना है 2170 है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में हम आ गए। अब हम यहीं से जंप करने की का विज़न प्लान हम तैयार कर रहे हैं, ताकि हम एक जो हाई इनकम कंट्री की ब्रैकेट में आए और एक डेवलप नेशन के ब्रैकेट में आ जाए बाय 2047 तक। तो एक्चुअली इस जो विज़न डॉक्यूमेंट हम रिलीज़ करेंगे, तो इसमें गवर्नमेंट का एक इन्होंने जो अपनी चिंता जाहिर करी है वो यही है कि हम जो हैं वो मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाएं। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बाय मिड ऑफ 2025 और बिफोर 2030, 2030 या 2025 के मिड तक या 2030 के पहले तक इंडिया जो है ना वो अपनी विद कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और बाकी रिफॉर्म इनिशिएटिव्स के साथ साथ लेने के कारण अपर मिडिल इनकम कंट्री के ब्रैकेट में पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। अब देखो परेशानी क्या है, कंसर्न एक इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस जाएं। तो ये ट्रैप क्या होता है, ये एक ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे कंट्री जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट इनकम ब्रैकेट में आके, इस पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में आके यहाँ पे स्ट्रक हो जाती है कि यहाँ से ना ऊपर जाती है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है नीचे से ऊपर उठी है तो नीचे तो क्यों ही जाएगी, तो वो स्ट्रक हो जाती है इस बीच के अंदर, एक सैंडविच की तरह एक बीच में आके रह जाती है, स्ट्रक हो जाती है डेट लेवल। जैसे कि एग्जांपल जो है अब वो आर्टिकल के अंदर अर्जेंटीना का एग्जांपल है, इसलिए हम शुरू में जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो उसमें बात करी थी कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो दूसरी कंट्रीज़ की तरह मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाए। तो इसके दो एग्जांपल हैं हमारे पास। ब्राज़ील ऐसी एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है जो कि इससे अब वो हाई डेवलप कंट्री में नहीं, ब्रैकेट में नहीं जा पा रही है। दूसरा है अर्जेंटीना। तो इसके दो रीज़न्स होते हैं। तो पहला रीज़न क्या होता है, देखो ये मिडिल इनकम ट्रैप है, ठीक है, बीच में ये कंट्री आ गई है कोई मतलब बीच में कोई पर्टिकुलर कंट्री है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ऊपर क्या है, ऊपर वाला फैक्टर ये है कि हाई इनकम कंट्री बैठी है ऊपर, इस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर हाई इनकम कंट्रीज बैठी हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है। तो ये हाई इनकम कंट्रीज़ हैं। तो इनके पास एडवांटेज क्या होते हैं, इनके पास हाई इनोवेशन होती है, हाई स्किल होती है, R&D सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का बहुत पैसा लगा हुआ होता है, लाइक पब्लिक सेक्टर बहुत प्रमोट करता है R&D को, इवन प्राइवेट सेक्टर भी। एडवांस टेक्नोलॉजीज इनके पास होती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रोबोटिक्स है, AI है, क्लीन ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज इनके पास है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज इनके पास हैं, क्या कहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज इनके पास हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है। सेमीकंडक्टर हमने बात करी थी पिछली वीडियो में, तो डिज़ाइन डेवलपमेंट US में हो रहा है। तो ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास होने के कारण इनके पास हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता ही है, तो कि इनके पार कोई जा नहीं सकता। और यहाँ देखो दूसरा फैक्टर क्या है, लो इनकम कंट्रीज़। तो लो इनकम कंट्रीज़ जो इस मिडिल इनकम कंट्री के नीचे आती हैं, उनके पास एडवांटेज होते हैं कि उनके पास चीप लेबर की सप्लाई होती है। और जैसे कि बांग्लादेश है, वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, लीस्ट डेवलप कंट्री के कोटा में आती है WTO के अकॉर्डिंग, तो बांग्लादेश है। तो इसके पास ये एडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज उठा के एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश का ही लें और वियतनाम का भी लें, तो इनके पास ना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इनका काफ़ी कम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंडिया तो बहुत दूरी है, फॉर एग्जांपल जूट में के एक्सपोर्ट में इंडिया का बहुत कम एक्सपोर्ट रहा है इन कंपैरेटिव कंपैरिजन करें अगर बांग्लादेश से। तो अब ये जो मिडिल इनकम कंट्री है, इसके पास क्या परेशानी है, इसके पास ये दिक्कत है कि वो इन दोनों के बीच में ट्रैप होके रह गई है। तो यहाँ पे इनके पास R&D है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हाई एजुकेशन है, स्किल बहुत डेवलप्ड है। यहाँ पे चीप लेबर है, तो ये जो है वो अपने कोटा के हिसाब से भी और चीप लेबर सप्लाई के हिसाब से भी एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ये क्या इनके पास ये दिक्कत आती है कि इनकी कंपैरेटिव एडवांटेज जो होती है ना वो लॉस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस टू रीज़न।
और यहाँ पे वेज रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब जैसे चाइना का एग्जांपल है तो चाइना में लेबर वेज रेट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। दैट्स वाई इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी उसकी वैल्यू जो है लाइक जो उनके मैन्युफैक्चर जो कंपोनेंट्स कर रहे हैं उनकी वेज रेट इंक्रीज़ होने के कारण उन सबकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो कंपिटिटिव एडवांटेज को लॉस कर रही है। तो प्रोडक्ट जो है इनका फिर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ एक तरफ से वेज रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, दूसरी तरफ से उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और यहाँ से ये जो कंट्रीज़ हैं वो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है इनके पास चला जाएगा, ये इसको लॉस कर देंगी कंपैरेटिव एडवांटेज को। तो इस वजह से प्रेशर फ्रॉम बोथ द एंड, फ्रॉम हाई एज वेल एज फ्रॉम बिलो, तो प्रेशर फ्रॉम बोथ द एंड लीड टू व्हाट, मिडिल इनकम ट्रैप सिचुएशन। तो हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है वो यही बात करेगा कि कैसे हम मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंस के अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएं। तो वेयर द सोल्यूशन लाई इन एनहांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, R&D में इन्वेस्टमेंट करना, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेना और इनोवेशन करना कंट्री के अंदर। और गवर्नमेंट ने ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लिए हैं इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकें। अकॉर्डिंग टू दीपक, सॉरी नहीं यार, ये बोलते हैं कि ये कहते हैं कि हमें ना सस्टेन जीडीपी ग्रोथ रेट की भी नीड है अगर हमें डेवलप्ड बनना है। तो फॉर एग्जांपल के कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए 7 to 8% हमारी इकॉनमी के अंदर। लेकिन इंडिया का केस क्या है, इंडिया के पास क्या चैलेंज है कि हमने जो वी शेप की रिकवरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी करने के कारण और वी शेप ग्रोथ होने के कारण कोविड के टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी हमारे जीडीपी की। तो इस वजह से जो है अगर हमारे पास सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक अ कंट्री अ डेवलप्ड नेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइमरी सेक्टर डिपेंडेंसी है हमारी बहुत ज़्यादा। कैसे, हमारे कम से कम 16% सिर्फ जीडीपी का एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है, लेकिन देखो लेबर फोर्स कितना एम्प्लॉय कर रहा है, 49% लेबर फोर्स एम्प्लॉय कर रहा है और सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है 16%। ऑन द अदर हैंड सर्विस सेक्टर जो है हमारा 55% जो है जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो लेबर फोर्स है वो सिर्फ 30% है। इसी तरीके से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो सिर्फ 11 से 12% ही जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है और लेबर फोर्स 30% से भी बिलो है। तो इस तरीके से इतनी डिपेंडेंसी होने के कारण ये हमारे लिए एक चैलेंज पोज करता है। तो वी नीड के हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी ये जो लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर में लगी हुई है वहाँ से उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना चाहिए ताकि हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकें। एनर्जी डिपेंडेंसी क्या होती है कि हमारे पास रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो क्लीन ट्रांजिशन एनर्जी की टेक्नोलॉजी हैं वो काफ़ी कम है, उनके IPRs कम हैं हमारे पास। ऑन द अदर हैंड हमें एनर्जी के अंदर भी एक जगह नहीं मिल पा रही है जिससे हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उनके फ्यूल को ट्रांसफ़र कर सकें, लेके आ सकें दूसरी जो कंट्री एनरिच हैं इन सब चीज़ों में। तो एनर्जी डिपेंडेंसी होने के कारण सपोज़ क्या, ये देखो 80% जो एनर्जी हमारी ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम कहाँ से, मिडिल ईस्ट और रशिया से कर रहे हैं, और दोनों ही वार से जो है वार वहाँ पे हो रही है, मिडिल ईस्ट में इजराइल गाज़ा वाली और रशिया यूक्रेन वार। तो कितनी डिपेंडेंसी हमारी 80% यहाँ से एनर्जी सप्लाई आ रही है। तो दैट्स वाई कि जब तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होते, एक रिलायबल अफोर्डेबल सप्लाई नहीं होती, तो हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं कहला सकते। दिस इज़ अ चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज की बात करें तो यहाँ पे है, तो देखो ये खुद में ही बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, बट रेल, रोड, पोर्ट, ये सारे चैलेंजेस हैं। पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करना, टर्न अराउंड टाइम हमारा 2.5 डेज़ है अभी। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि कोई शिप है, वो शिप की लोडिंग और अनलोडिंग करना, उस पर्टिकुलर शिप की लोडिंग और अनलोडिंग करने में 2.5 डेज़ लगते हैं, जबकि और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 24 आवर्स ही लगते हैं या इससे भी कम लगते हैं, जैसे कि US। और रोड में, रेल में हम देखते हैं जो हमारा फ्रेट चार्जेस है वो हाई रहता है और पैसेंजर जो चार्जेस हैं वो काफ़ी लो होते हैं। इसकी वजह से जो प्रोडक्ट है विदाउट वैल्यू एडिशन उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है।
रोड से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो है हम कार्गो सेंड करते हैं, लगभग 60%, जबकि वो की चीपेस्ट मोड नहीं है। और इनलैंड वाटरवेज जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। एनवायरमेंट चैलेंज की बात करें तो एनवायरमेंट में पोल्यूशन चैलेंजेस सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है दिल्ली का, ठीक है। वहाँ पे जो लैंडफिल है या फिर हाल फिलहाल में जैसे गैस चैम्बर बन रहा है दिल्ली एक, ठीक है। तो इतना एनवायरमेंट टॉप जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, जिसके अंदर से दिल्ली भी वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो ट्रीज़ कट हो रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और बाकी हमारे पास क्लीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन इतने फास्ट पेस पे हो रहा है जो अभी, और इसके अलावा जैसे कि सिक्किम वाली जो फ्लड है वो एक केस स्टडी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं दिखाती है वो। डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड जो हुई हैं अभी हाल फिलहाल जो उत्तराखंड में हुई थी, तो ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे हम वी आर नॉट गोइंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हमारे जो INDC टारगेट हैं उनको हमने काफ़ी टारगेट्स को अचीव भी किया है, तो बट स्टिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम सिर्फ GDP के बेस के ऊपर, उसके पैरामीटर के बेस पे कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल फैक्टर, जो कि इंडिया को के डेवलपमेंट में एक हर्डल है। एग्जाम्पल जैसे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ कंट्री का, तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं उन्होंने हमें जो है एक्सप्लॉइट किया, तो उसकी वजह से हमारा देश जो है काफ़ी पीछे रह गया। और इसके साथ ही एक दूसरा एस्पेक्ट हो रहा है कॉलोनियलिटी, ये हमारे यहाँ पे ना अभी भी परसिस्ट कर रही है। देखो इसका मतलब क्या है कि इनहेरिटेड स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय कॉलोनियल स्टेट। अभी भी हमारा जो पुलिस सिस्टम है वो, उसके अंदर हम सब देखते हैं कि इलीट बिहेवियर है। कई बार ब्यूरोक्रेसी में भी हमें इलीट बिहेवियर दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन अगर इलीट बिहेवियर दिखाई देंगे, जो कि एक कॉलोनियल एस्पेक्ट है, तो सर्व करना सिटीजन्स को, पीपल्स को विद एम्पैथी एंड कंपैशन के साथ, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सेकेंड इज़ हम जो खुद जो सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, वी हैव अ एफिनिटी टूवर्ड द वेस्टर्न थिंग्स रादर देन द ट्रेडिशनल थिंग्स। तो हम ज़्यादातर जो कॉपी कर रहे हैं वो वेस्टर्न चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। तभी हमारा वन ऑफ द, जैसे मिलेट है, मिलेट हमारा ट्रेडिशनल फूड आइटम है, तो उसको हम अडोप्ट ना करके हम वेस्टर्न थिंग्स, वेस्टर्न चीज़ों को, इन लाइफस्टाइल जो हम जितना भी देखते हैं वो हम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि डीकोलोनियलिटी को प्रमोट किया जाए, लाइक फॉर एग्जांपल कि कंप्लीट रिमूवल हो कॉलोनियल माइंडसेट का। और इवन जो हमारे PM है उन्होंने भी बोला कि वी शुड अडॉप्ट द पंच प्राण और बी प्राउड ऑफ आवर लीगेसी। Recently even PM called के contribution of every Indians is important to achieve the goal of being a developed country। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता विदाउट वी हैव कि हमारा जो माइंडसेट है वो लिबरल ना हो, लिबरल होगा तभी हम ये डेवलप्ड नेशन का टारगेट जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। फाइनल हम बात करते हैं एक ये, इससे हम अपना आंसर जो है मीन्स का आंसर कंक्लूड भी कर सकते हैं और वे फॉरवर्ड में भी डाल सकते हैं इसको, कि वी शुड अडॉप्ट क्या कहते हैं, ये शुड अडॉप्ट द नॉर्डिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये ना एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें ये जो नॉर्डिक कंट्री आपको पता है ना कौन सी है, जैसे आइसलैंड है और एग्जाम्पल है इसका जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, ये सारी कंट्रीज़ ना ऑलमोस्ट हम सब ने देखा है कि जितने भी ये जो इंडेक्सेस होती हैं उनमें इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो वेज वाला इंडेक्स हो या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंडेक्स हो, इनइक्वालिटी से रिलेटेड इंडेक्सेस हो। तो इनमें इनकी परफॉर्मेंस जो है ना हाई होती है, वहाँ पे इनइक्वालिटी भी कम है, हाई टैक्स रिवेन्यू है वहाँ पे। तो उस तरह उन्होंने मॉडल क्या यूज़ करा है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई रहती है इंडेक्सेस के अंदर। तो पहला है वेलफेयर स्टेट, तो उनकी जो पॉलिसी होती है वेलफेयर स्टेट पॉलिसी होती है,
इसमें जैसे कि स्टेट जो है वो सर्विसेज दे रहा है, एफिशिएंट सर्विसेज दे रहा है सिटीजन्स को। दूसरा है सोशल कॉर्पोरेटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग रहती है, का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि जो एक तरफ हो गया एम्प्लॉई है, एक काम करने वाला, दूसरी तरफ जो है वो एम्प्लॉयर है, और तीसरा जो है वो गवर्नमेंट हो जाती है। तो तीनों मिलके कोई भी इशू जो होता है, तीनों मिलके डिस्कस करते हैं, और इससे क्या होता है कि एक अच्छा वे फॉरवर्ड मिल जाता है। कोई पॉलिसी इशू है उसके अंदर, तो इन तीनों के काम करने से एक तरीके का एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस भी क्रिएट होती है। थर्ड इज़ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का क्या है कि स्टेट का भी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक भी इन्वेस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल R&D के अंदर। तो इन सब में पब्लिक भी इन्वेस्ट कर रही है और मार्केट भी है। तो दोनों का एक अच्छा मतलब मेल जोल है, दोनों इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों, एक वेलफेयर स्टेट, सोशल कॉर्पोरेटिज्म एंड तीसरा है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो वहाँ पे ना फ्री एजुकेशन की फैसिलिटी रहती हैं, और हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो अफोर्डेबल है और एसेसिबल है सभी इनकम ग्रुप्स को। और गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से हो। तो इसमें क्या हेल्प मिलता है, सोशल मोबिलिटी के अंदर हेल्प मिलता है। और ये सब कुछ कैसे कर पाती है वो, वहाँ पे ना हाई टैक्स रिवेन्यू होता है। लगभग किसी की इनकम है तो लगा लो कि 40% जो टैक्स जाता है उसकी इनकम का, 40% जो होता है उसकी इनकम, टोटल इनकम का 40% टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। तो उससे वो क्या कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट करती है इन सब ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर, और उससे सोशल मोबिलिटी के अंदर लोगों की सोशल मोबिलिटी होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि इंडिया को डेवलप नेशन कैसे बना सकते हैं और सम आर द चैलेंजेस। इस पे कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वीडियो बना दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।